हेलो दोस्तों, आज है हमारी 10वीं क्लास जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एनपीए नेशनल परफॉर्मिंग असेट। ठीक है, पिछली क्लास में हमने कंप्लीट किया था कि बैंक पैसा कैसे कमाती है, साख सृजन कैसे करती है। तो आप लोगों के क्वेश्चन है कि साख सृजन कौन करता है और साख नियंत्रण कौन करता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि बैंक पैसा कैसे कमाता है। जैसे कि हमने 3,000 रुपये जमा किए, ठीक है, बैंक में, किसी बैंक में, मान लो पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक में 3,000 रुपये जमा किए और इस पर उसने 3% ब्याज दर दिया। ठीक है, अब ब्याज दर मतलब 3% देता है। ठीक है, अब ये जो 3,000 रुपये है ये 500 रुपये किसी और को ब्याज पे दिए, फिर 500 ब्याज पे किसी और को दिए, फिर 1,000 किसी और को ब्याज पे दिए, फिर 1,000 किसी और को ब्याज पे दिए। मान लो ये यहाँ राम है, राम को ब्याज पे दिए 500 रुपये, कितनी ब्याज पे? 15%। फिर इसको भी 15%, इसको 10%, 10%, तो 15 15 दूनी 30, 30 40 50, 50% मतलब 50% की ब्याज उसने 3,000 रुपये से कमा ली, मतलब यहाँ लोन देगा। ठीक है, लेकिन मुझको कितनी दे रहा है? 3%। तो जितनी बचे 3% मुझे वापस कर देगा, बाकी जितनी बचेगी, मान लो कितनी बचेगी, 47% जो है वो अपने पास रखेगा। इस तरह जो है आरबीआई पैसा कमाता है। अब बात करते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट ये क्या होता है? एनपीए, ये होती है गैर निष्पादनकारी संपत्ति। एनपीए, ठीक है, एनपीए जिसे हम बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग नॉन परफॉर्मिंग असेट। नॉन परफॉर्मिंग असेट क्या कहते हैं? इसे नॉन परफॉर्मिंग असेट। ठीक है, और इसे हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में इसे कहेंगे गैर निष्पादनकारी क्या होती है? संपत्ति होती है। ठीक है, गैर निष्पादनकारी संपत्ति होती है। क्या होती है? गैर निष्पादनकारी संपत्ति। ये कौन सी संपत्ति होती है? देखो, जब बैंक किसी को ऋण देता है, लोन देता है, ठीक है, तो उसकी ईएमआई चुकानी पड़ती है। अगर तुम उसकी ईएमआई 90 दिन तक या उससे अधिक दिनों तक नहीं चुकाते तो वो संपत्ति जो है एनपीए में चली जाती है। किसमें? नॉन परफॉर्मिंग असेट में चली जाती है। ठीक है, यही है, इसी को लिखना है कि बैंकों द्वारा दिए गए ऋण की ईएमआई का भुगतान 90 दिनों या उससे अधिक दिनों तक ना करने पर वह संपत्ति क्या कहलाती है? वह संपत्ति एनपीए चली जाती है, एनपीए में चली जाती है, एनपीए कहलाती है, गैर निष्पादनकारी समिति कहलाती है। ठीक है, गैर निष्पादनकारी समिति कहलाती है, मतलब गैर निष्पादनकारी संपत्ति कहलाती है। ठीक है, तो एक बात और है कि ईएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ईएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट करके बताओ, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ईएमआई का फुल फॉर्म होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। क्या होता है? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होता है। ठीक है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होता है। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होता है। ठीक है,
इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होता है, ये बात याद रखना, इंस्टॉलमेंट होता है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होता है, इसको आप लिख सकते हो। EMI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं NPA की। तो NPA जो है 3 प्रकार का होता है, NPA 3 प्रकार से होता है, 3 भाग इसको कर सकते हैं, ठीक है। पहला होता है अवमानक संपत्ति, अवमानक संपत्ति। अवमानक संपत्ति को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सब स्टैंडर्ड असेट, क्या बोलेंगे, सब स्टैंडर्ड असेट, पहला ये हो गया। दूसरा होता है संदिग्ध संपत्ति, संदिग्ध संपत्ति, और संदिग्ध संपत्ति को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो इसे में बोलेंगे डाउटफुल नहीं, हाँ डाउटफुल असेट बोलेंगे, ठीक है। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है हानि संपत्ति, जिसे लॉस असेट कहते हैं, लॉस असेट, ठीक है, हानि संपत्ति, जिसे क्या कहते हैं, लॉस असेट कहते हैं, ठीक है। अब ये कौन कौन सी संपत्ति होती, अवमानक संपत्ति कौन सी होती है, जो 90 दिनों से 12 माह तक पुरानी होती है, 90 दिनों से पुराना, 90 दिनों से लिख लें, 90 दिनों से 12 माह तक पुरानी संपत्ति या NPA, ठीक है। अगर आपने 90 दिन या 12 माह तक संपत्ति या क्या EMI नहीं भरा, तो कौन सी अवमानक संपत्ति कहलाएगी। संदिग्ध जो 12 माह से 36 माह तक की होती, 36 माह तक की होती है, 36 माह तक का पुराना NPA होता है, वह संदिग्ध संपत्ति कहलाती है। हानि संपत्ति जो 36 माह से अधिक का होता है, हानि संपत्ति कौन सा, जो 36 माह से अधिक का होता है, 36 माह से अधिक का NPA, 36 माह से अधिक का NPA जो कहलाता है संदिग्ध या फिर हानि संपत्ति, ठीक है, हानि संपत्ति। अब पढ़ते हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ठीक है। आइए, मुझे लगा होगा कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से हम इसको आपको फिर से समझा दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। देखो NPA क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट होता है, इसे गैर निष्पादनकारी संपत्ति कहते हैं। ये क्या होता है कि बैंक जब किसी को ऋण देती है या फिर लोन देती है तो उस पर EMI लेती है, और अगर तुमने उसकी EMI 90 दिनों तक या उससे अधिक दिनों तक पूरी नहीं की तो वो संपत्ति किस में चली जाती है, NPA में चली जाती है, जो कि कहलाता है नॉन परफॉर्मिंग असेट। और जब EMI की बात आती है तो EMI का फुल फॉर्म होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि EMI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो EMI का फुल फॉर्म होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं NPA के 3 भाग होते हैं, ठीक है। अगर तुम्हारे पास ऐसी संपत्ति जिसका तुमने EMI नहीं भरी 90 दिनों से 12 महीने तक उस संपत्ति का EMI नहीं भरी, तो वो संपत्ति अवमानक संपत्ति कहलाएगी, ठीक है। अगर तुमने 12 माह से 36 महीने तक उसकी EMI नहीं भरी तो वो संदिग्ध संपत्ति कहलाएगी, ठीक है। अगर तुमने 36 माह से अधिक दिनों तक उसकी EMI नहीं भरी तो वो क्या कहलाएगी, हानि संपत्ति कहलाएगी, क्या कहलाएगी, हानि संपत्ति, ठीक है। तो ये होता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कैसे हुआ, किसने किया, किस टाइम पीरियड में हुआ, ठीक है। वैसे हमने राष्ट्रीयकरण पढ़ लिया, मतलब कि राष्ट्रीयकरण बैंकों का किया था, मतलब देखा था कब हुआ था, इसी में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। पहले आप लोग बताओ कि RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था और SBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ये बताओ, ठीक है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ठीक है।
बैंकों का राष्ट्रीयकरण में सबसे पहले हम पढ़ते हैं आरबीआई का। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था आप लोग बताओ, क्योंकि मैंने पहले बताया हुआ है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था और एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। एसबीआई का एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था ये बताओ, ठीक है। अब बात करते हैं फिर नीचे की। देखो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1 जनवरी 1949 को हुआ था, ठीक है। और एसबीआई का 1 जुलाई 1955 में हुआ था, 1955 में हुआ था, ठीक है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था 1 जनवरी 1949 को। एसबीआई का 1 जुलाई 1900 कब हुआ था 1955 को हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं अन्य बैंक की। मतलब कि जो एक बात ये है कि बैंकों को राष्ट्रीयकरण के लिए जो है विभिन्न चरण अपनाए गए थे, जिनमें से 2 चरण मुख्य हैं, ठीक है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के चरण मतलब कि सीधे राष्ट्रीयकरण के चरण, ठीक है। राष्ट्रीयकरण के मुख्यतः 2 चरण हैं। कितने चरण हैं 2 चरण हैं। पहला कौन सा चरण है, पहला चरण की बात करते हैं तो पहला जो चरण है इसमें लिख लेते हैं पहला चरण, ठीक है। पहला चरण अब बात करते हैं हुआ कब था। पहला चरण जो हुआ था वो हुआ था 19 जुलाई 1969 को हुआ था, ठीक है। 19 जुलाई 1969 को हुआ था। कब हुआ था पहला चरण 19 जुलाई 1969 को। इसमें क्या हुआ था कि इसमें जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 14 बैंकों का। और ये बैंक, इन बैंकों के पास कितनी जमा पूंजी थी 50 करोड़ की। जमा पूंजी कितनी थी तो 50 करोड़ की जमा पूंजी थी, तब इनका जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। आप लिख लेना कि पहले चरण में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था जिनके पास 50 करोड़ की जमा पूंजी थी, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस समय जो कौन थे मुख्य मतलब कि गवर्नर कौन थे उसकी बात करते। अब बात करता हूँ कि पहला चरण जब हुआ तो पहले चरण में गवर्नर कौन थे आरबीआई के। तो पहला जब चरण हुआ तो इस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे ये बताना है। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री कौन थे। और उस समय जो है राष्ट्रपति कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है, जिसे हम प्रेसिडेंट कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में पीडी मैंने लिख दिया, ठीक है। आरबीआई के गवर्नर जो थे उस समय थे आई.के. झा। कौन थे एल.के. झा थे, आई.के. झा तो नहीं, एल.के. झा थे, ठीक है, एल.के. झा थे। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थी अपनी, वो कांग्रेस से थी, ये इंदिरा गांधी थी, ठीक है। कांग्रेस से इंदिरा गांधी, ठीक है। और बात करूं जाकिर हुसैन उस समय के क्या थे, प्रेसिडेंट थे। जाकिर हुसैन उस समय के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। अब बात करते हैं जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो वो कौन कौन से बैंक थे। तो वो बैंक मैं इधर लिखे दे रहा हूँ तो आप लिख लेना कि कौन कौन से बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। देखो पहला जो बैंक था वो था पहले शुरू से, ठीक है, इंडियन बैंक से, ठीक है, सेंट्रल बैंक से पहले। देखो पहला था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है।
दूसरा क्या था, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा कौन सा था, बैंक ऑफ इंडिया। तीसरा कौन सा था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। चौथा की बात करूं तो चौथा बैंक जो था, अब हम ई से, इंडियन बैंक, ठीक है, इंडियन बैंक था चौथा। और पांचवा कौन था, इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद बैंक था, ठीक है, इलाहाबाद बैंक था। और छठवा कौन सा था, इंडियन ओरिएंटल बैंक था। कौन था, इंडियन ओरिएंटल बैंक था। फिर सातवां कौन था, सातवां यू से कौन सा था, यूनियन बैंक, यूनाइटेड बैंक, यूनाइटेड बैंक था, ठीक है। फिर आठवां कौन सा था, आठवां था यूनियन बैंक, यूनियन बैंक आठवां था, ठीक है। फिर यूनियन बैंक के बाद नौवां कौन सा था, यूको बैंक था, यूको बैंक, आठवां नौवां। फिर दसवां कौन सा था, दसवां था पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक था। 11वां कौन सा था, बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा था जिसे कहते हैं, ठीक है, बीओबी मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा। 13वां कौन सा था, केनरा बैंक था, केनरा बैंक था, ठीक है। और 14वां लास्ट में कौन था, 14वां कौन सा था, नहीं 12वां केनरा हो गया, ठीक है। और 13वां जो था देना बैंक था, देना बैंक। और 14वां जो था सिंडिकेट बैंक था, क्या था, सिंडिकेट बैंक। तो ये पूरे 14 बैंक थे जिनका राष्ट्रीयकरण हुआ था 19 जुलाई 1969 में, ठीक है। 14 बैंक, इनके पास 50 करोड़ की जमा पूंजी थी, तभी इनका जो हुआ था, क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्यों राष्ट्रीयकरण हुआ था, क्योंकि हमको 14 जुलाई 1969 में राष्ट्रीयकरण इसका हुआ। पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, फिर बैंक ऑफ इंडिया, फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, फिर बैंक, इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, इंडियन ओरिएंटल बैंक, फिर यूनाइटेड बैंक, यूनियन बैंक, यूको बैंक, पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक, बीओबी मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा का, 12वां क्या, केनरा बैंक हो गया, फिर 13वां देना बैंक और 14वां सिंडिकेट बैंक। इन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 में हुआ था और उसके पास जमा पूंजी कितनी थी, 50 करोड़ की, ठीक है। इस समय आरबीआई के गवर्नर एल.के. झा थे, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, राष्ट्रपति कौन थे, जाकिर हुसैन थे। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है पूछी जाती है। ये पहला चरण अपना कंप्लीट हो गया। अब अपन चलते हैं सेकंड चरण यानी कि दूसरे चरण में क्या हुआ था, ठीक है। ये आप लिख लिए होगे, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपने इसको लिख लिया होगा, मेरे साथ लिखा करिए तो आपको कोई सा मतलब कि बाद में दिक्कत ना पड़े, ठीक है। बात करते हैं दूसरे चरण की, इसको मिटा करके दूसरा चरण। देखो इसमें अब पहला चरण तो हमने कंप्लीट कर लिया, अब बात करते हैं दूसरे चरण की। दूसरा चरण, ठीक है। बात करते हैं दूसरा चरण कब हुआ था, तो 15 अप्रैल 1980 को दूसरा चरण हुआ था। कब हुआ था, 15 अप्रैल 1980 को दूसरा चरण हुआ था, ठीक है। कब हुआ था दूसरा चरण, 15 अप्रैल 1980 को दूसरा चरण हुआ था। इसमें क्या किया गया था, इसमें जो है छः बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है, राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनके पास जो 200 करोड़ की जमा पूंजी थी। कितनी जमा पूंजी थी, 200 करोड़ की जमा पूंजी थी। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया दूसरे चरण में, 6 बैंकों का। कितनी जमा पूंजी थी उनके पास, 200 करोड़ की, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट इनके गवर्नर, GOB गवर्नर, ठीक है, RBI के गवर्नर हो गया। फिर जो है PM यानी प्रधानमंत्री, PD मतलब के
प्रेसिडेंट, ठीक है। आरबीआई के गवर्नर जो है इस समय आई के पटेल थे। कौन थे इस समय? आई के पटेल थे, आई के पटेल थे, ठीक है। और इस समय पीएम कौन थी? तो इंदिरा गांधी ही पीएम थी, इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी इस समय पीएम थी। और पीडी यानी कि प्रेसिडेंट कौन थे? तो इस समय प्रेसिडेंट कौन से थे? नरसिम्हा रेड्डी थे, नरसिम्हा रेड्डी नहीं, नीलम संजीवा रेड्डी थे, संजीव रेड्डी थे, नीलम संजीव रेड्डी थे, ठीक है। तो दूसरा चरण कब हुआ? दूसरा चरण हुआ 15 अप्रैल 1980 को, जिसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और 2000 करोड़ की जमा पूंजी थी जिसमें, ठीक है। आरबीआई के गवर्नर कौन थे? आई के पटेल थे। पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और प्रेसिडेंट कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी इस समय पीएम थी, ठीक है। अब बात करते हैं जो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो वो कौन कौन से बैंक थे, ठीक है। तो इस समय जो बैंक था वो पहला बैंक था आंध्रा बैंक। पहला कौन सा था? आंध्रा बैंक, ठीक है, आंध्रा बैंक था। दूसरा था ओरिएंटल बैंक, ओरिएंटल बैंक था, ठीक है। और फिर तीसरा कौन सा था? कॉरपोरेशन बैंक था। कौन सा था तीसरा? कॉरपोरेशन बैंक था। चौथा कौन सा था? चौथा था पंजाब एंड सिंध बैंक था, पंजाब एंड सिंध बैंक था, ठीक है, पंजाब एंड सिंध बैंक था। और पांचवा कौन सा था? विजया बैंक था। पांचवा कौन सा था? विजया बैंक था। छठवां कौन सा था? छठवां जो बैंक था वो था न्यू बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा था? न्यू बैंक ऑफ इंडिया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया था। कौन सा था छठवां? न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये 6 बैंक थे जिनका द्वितीय चरण में जो था क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण, ठीक है। पहले चरण में 14 बैंकों का हुआ था, दूसरे चरण में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। कौन कौन से? आंध्रा बैंक, ओरिएंटल बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक का, ठीक है। और फिर विजया बैंक का जो हुआ, विजया बैंक और फिर न्यू बैंक ऑफ इंडिया, इनका राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ें थी आज के लिए, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने ये पढ़ा कि एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट, यानी कि गैर निष्पादनकारी संपत्ति, जो जिसकी ईएमआई नहीं भरते 90 दिन या उससे अधिक दिनों तक, तो वो एनपीए में चली जाती है। ईएमआई का फुल फॉर्म हमने पढ़ा था इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। और फिर एनपीए के 3 भाग होते हैं। अब कौन सा था? ये भूल गए कौन सा? हाँ, अब मानक संपत्ति, और दूसरी होती संदिग्ध संपत्ति, तीसरा कौन सा होता? हानि, यानी कि लॉस असेट होता है, ठीक है। ये चीज़ें थी। और फिर हमने पढ़ा राष्ट्रीयकरण। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1949 को हुआ था। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 11 जुलाई। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। एसबीआई का 1 जुलाई 1955 को, ठीक है। अब राष्ट्रीयकरण के 2 चरण थे। पहला चरण जो कंप्लीट किया गया था वो 19 जुलाई 1969 को कंप्लीट किया गया था, जिसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। उन 14 बैंकों के पास 50 करोड़ की जमा पूंजी थी, तब उनका राष्ट्रीयकरण हुआ था। उस समय जो थे गवर्नर कौन थे? आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो आई के पटेल, आई के झा थे, नहीं एल के झा थे। कौन थे? एल के झा। उस समय इंदिरा गांधी ही थी और जाकिर हुसैन उस समय के पीएम या नहीं पीडी यानी कि प्रेसिडेंट थे, ठीक है। 14 बैंक कौन कौन से थे? एक बार मैं आपको मुंह से बोलकर समझा देता हूँ, ठीक है। पहले तीन बैंक याद करते, ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, फिर बैंक ऑफ इंडिया, फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, फिर फिर ई से याद करते इंडियन बैंक, फिर इंडियन बैंक हो गया, इलाहाबाद हो गया, इंडियन ओरिएंटल बैंक, इंडियन ओरिएंटल तो इसी में है, ओरिएंटल इसमें है, तो इंडियन उसमें जानते हो इंडियन से ओरिएंटल नहीं था, उसमें जो था इंडियन ओवरसीज, हाँ इंडियन ओवरसीज बैंक था। कौन सा था? इंडियन ओवरसीज बैंक था, ठीक है। और फिर आ गया यू से
यूनाइटेड बैंक, यूनियन बैंक और फिर यूरो बैंक हो गया, यूको बैंक हो गया, ठीक है। फिर जो था पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, केनरा बैंक हो गया, फिर देना बैंक हो गया, फिर ये देना बैंक के बाद एक और था सिंडिकेट बैंक। कौन सा था? सिंडिकेट बैंक। ये सभी बैंक थे, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अब आते दूसरा चरण। दूसरा चरण 15 अप्रैल 1980 को हुआ था, जिसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 200 करोड़ की जमा पूंजी थी उनके पास। और जो बात करें इसमें, जो आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो आई के पटेल थे, ठीक है। पीएम कौन थी? पीएम इंदिरा गांधी थी। इसमें इस समय जो पीडी यानी कि प्रेसिडेंट जो थे बदल गए थे। क्या हो गए थे? बदल गए थे। कौन बदले थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी थे, ठीक है। और जो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो आंध्रा बैंक, ओरिएंटल बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और विजया बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंक थे। इनका जो था राष्ट्रीयकरण हुआ था दूसरे चरण में। ये इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन 100% आते हैं, इसलिए मैंने इसको एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, हंसते रहो। जय हिंद, जय भारत।